लिए ही तो मैं कहता हूँ, जो खेलता है, वो खिलता है। हमारा देश भी जितनी टूर्नामेंट खेलेगा, उतना खेलेगा। आप दोनों खिलाड़ियों को, आपके साथियों को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने यूपीएससी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये संस्था देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी लेती है। हम सब ने सिविल सर्विसेज के टॉपर्स की प्रेरणादायी बातें अनेक बार सुनी है। ये नौजवान कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई के बाद अपनी मेहनत से इस सर्विस में जगह पाते हैं। लेकिन साथियों, यूपीएससी की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं। उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था। इसलिए अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग-अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक मौजूद है। कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग सर्विस में जाना चाहता था, कोई मेडिकल सर्विसेज के हर पड़ाव को पार कर चुका था, लेकिन फाइनल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे सभी उम्मीदवारों की जानकारी अब प्रतिभा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियों इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहाँ नियुक्ति दे सकती है। साथियों, इस प्रयास के नतीजे भी आने लगे हैं। सैकड़ों उम्मीदवारों को इस पोर्टल की मदद से तुरंत नौकरी मिली है और वो युवा जो मामूली अंतर से रुक गए थे, अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ है। भारत में छिपी संभावनाओं पर दुनिया भर की नजर है। इसी से जुड़ा एक सुखद अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। आपको पता है कि आजकल पॉडकास्ट का बहुत फैशन है। विभिन्न विषयों से जुड़े पॉडकास्ट को भांति-भांति के लोग देखते और सुनते हैं। बीते दिनों मैं भी कुछ पॉडकास्ट में शामिल हुआ था। ऐसा ही एक पॉडकास्ट दुनिया के बहुत फेमस पॉडकास्टर लैक्स फ्रीडमैन के साथ हुआ था। उस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई और दुनिया भर के लोगों ने उसे सुना भी। और जब पॉडकास्ट पर बात हो रही तो बातों बातों में ऐसे ही मैंने एक विषय उठाया था। जर्मनी के एक खिलाड़ी ने उस पॉडकास्ट को सुना और उसका ध्यान मैंने उसमें जो बात बताई थी उस पर केंद्रित हो गया। उन्होंने उस टॉपिक से इतना कनेक्ट किया कि पहले उन्होंने उस टॉपिक पर रिसर्च की और फिर जर्मनी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उन्होंने चिट्ठी लिखकर बताया कि वो उस विषय को लेकर भारत से जुड़ना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी ने पॉडकास्ट में ऐसा कैसा विषय कह दिया जो जर्मनी के एक खिलाड़ी को प्रेरित कर गया। ये कौन सा विषय था? मैं आपको याद कराता हूँ। मैंने पॉडकास्ट में बातों बातों में मध्य प्रदेश के शहडोल के फुटबॉल के क्रेज से जुड़ा एक गांव का वर्णन किया था। दरअसल 2 साल पहले मैं शहडोल गया था। वहां के फुटबॉल प्लेयर से मिला था। पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल के उत्तर में मैंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों का भी जिक्र किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डिटमार बायर्सडॉर्फर ने भी सुनी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइफ जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया।
सही में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब जर्मनी के इस कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उनसे संपर्क किया है। जल्द ही शहडोल के हमारे कुछ युवा साथी ट्रेनिंग कोर्स के लिए जर्मनी जाएंगे। मुझे यह देखकर भी बहुत आनंद आता है कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। मैं फुटबॉल प्रेमियों से आग्रह करता हूं कि जब समय मिले वे शहडोल जरूर जाएं और वहां हो रहे स्पोर्टिंग रिवॉल्यूशन को करीब से देखें। मेरे प्यारे देशवासियों, सूरत में रहने वाले जितेंद्र सिंह राठौड़ के बारे में जानकर आपको बहुत सुखद एहसास होगा। मन गर्व से भर जाएगा। जितेंद्र सिंह राठौड़ एक सिक्योरिटी गार्ड है और उन्होंने एक ऐसी अद्भुत पहल की है जो हर देशभक्त के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पिछले कुछ वर्षों से वो उन सभी जवानों के बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर किए हैं। आज उनके पास प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक शहीद हुए हजारों वीर जवानों के बारे में जानकारियां मौजूद है। उनके पास शहीदों की हजारों तस्वीरें भी हैं। एक बार एक शहीद के पिता की कही गई बातें उनके हृदय को छू गई। शहीद के पिता ने कहा था, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है ना। इस एक बात ने जितेंद्र सिंह जी के मन में देशभक्ति का एक अद्भुत जुनून भर दिया। आज वो कई शहीदों के परिवारों के संपर्क में है। उन्होंने करीब 2,500 शहीदों के माता पिता के चरणों की मिट्टी भी अपने पास लाकर रखी है। ये सशस्त्र बलों के प्रति उनके गहरे प्रेम और जुड़ाव का जीवंत उदाहरण है। जितेंद्र जी का जीवन हमें देशभक्ति की वास्तविक सीख देता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल आपने देखा होगा अक्सर घर की छतों पर, बड़ी इमारतों पर, सरकारी दफ्तरों में सोलर पैनल चमकते हुए दिखाई देते हैं। लोग अब इसके महत्व को समझ रहे हैं और खुले मन से अपना रहे हैं। हमारे देश पर सूर्यदेव की इतनी कृपा है तो क्यों न उनकी दी हुई उस ऊर्जा का पूरा उपयोग करें। साथियों, सोलर पावर से किसानों की जिंदगी भी बदल रही है। वही खेत, वही मेहनत, वही किसान, लेकिन अब मेहनत का फल कहीं ज्यादा है। ये बदलाव आ रहा है सोलर पंप से और सोलर राइस मिल से। आज देश के कई राज्यों में सैकड़ों सोलर राइस मिल लग चुकी है। इन सोलर राइस मिलों ने किसानों की आय के साथ ही उनके चेहरे की रौनक भी बढ़ा दी है। साथियों, बिहार की देवकी जी ने सोलर पंप से गांव की किस्मत बदल दी है। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव के रहने वाली देवकी जी को लोग अब प्यार से सोलर दीदी कहते हैं। देवकी जी, उनका जीवन आसान नहीं था। कम उम्र में शादी हो गई, छोटा सा खेत, 4 बच्चों की जिम्मेदारी और भविष्य की कोई साफ तस्वीर नहीं। लेकिन उनका हौसला कभी टूटा नहीं। वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और वहीं उन्हें सोलर पंप के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने सोलर पंप के लिए प्रयास शुरू किए और उसमें सफल भी रही। सोलर दीदी के सोलर पंप ने इसके बाद जैसे गांव की तस्वीर ही बदल दी। जहां पहले कुछ एकड़ में जमीन की सिंचाई हो पाती थी, अब सोलर दीदी के सोलर पंप से 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। सोलर दीदी के इस अभियान में गांव के दूसरे किसान भी जुड़ गए हैं। उनकी फसलें
हरी भरी होने लगी है, आमदनी बढ़ने लगी। साथियों, पहले देवकी जी की जिंदगी चार दीवारी के भीतर सिमटी हुई थी, लेकिन आज वो पूरे आत्मविश्वास से अपना काम कर रही है, सोलर दीदी बनकर पैसे कमा रही है और सबसे दिलचस्प बात की वो क्षेत्र के किसानों से यूपीआई के जरिए पेमेंट लेती है। अब पूरे गांव में उन्हें बहुत सम्मान से देखा जाता है। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने दिखा दिया है कि सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली का साधन नहीं है, बल्कि ये गांव-गांव में नई रोशनी लाने वाली एक नई शक्ति भी है। मेरे प्यारे देशवासियों, 15 सितंबर को भारत के महान इंजीनियर मोक्सगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन होता है। उस दिन को हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। इंजीनियर सिर्फ मशीन नहीं बनाते, वे सपनों को हकीकत में बदल देने वाले कर्मयोगी होते हैं। मैं भारत के हर इंजीनियर की सराहना करता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सितंबर में ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा का पवित्र अवसर भी आने वाला है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती है। ये दिन हमारे उन विश्वकर्मा बंधुओं को भी समर्पित है जो पारंपरिक शिल्प, कौशल और ज्ञान विज्ञान को अनवरत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सुतार, लोहार, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, बढ़ई मिस्त्री हमेशा से भारत की समृद्धि की बुनियाद रहे हैं। हमारे इन विश्वकर्मा बंधुओं की मदद के लिए ही सरकार ने विश्वकर्मा योजना भी चलाई है। साथियों, अब मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूं। तो ये जो मानपत्र में आपने लिखा है, ये स्टेटों के बारे में मैंने जो कुछ किया या हैदराबाद के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, ठीक है किया, लेकिन आप जानते हैं कि हैदराबाद का किस्सा इस तरह से हमने किया, उसमें कितनी मुसीबत हुई। सब स्टेटों के साथ, सब प्रिंसेस के साथ हमने वायदा दिया था कि भाई कोई प्रिंस का, कोई राजा का हम अलग फैसला नहीं करेंगे, सबका एक हिसाब जैसे सबका होता है ऐसा उनका भी। लेकिन उनके लिए हमने वहां तक अलग समझौता किया। साथियों, ये आवाज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। हैदराबाद की घटनाओं पर उनके स्वर में जो पीड़ा है, उसे आप महसूस कर सकते हैं। अगले महीने सितंबर में हम हैदराबाद लिबरेशन डे भी मनाएंगे। ये वही महीना है जब हम उन सभी वीरों के साहस को याद करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन पोलो में हिस्सा लिया था। आप सबको मालूम है कि जब अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली तो हैदराबाद अलग ही स्थिति में था। निजाम और रजाकारों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। तिरंगा फहराने या वंदे मातरम कहने पर भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिलाओं और गरीबों पर अत्याचार किए जाते थे। उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने भी चेतावनी दी थी कि ये समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही है। आखिरकार सरदार पटेल ने मामले को अपने हाथ में लिया। उन्होंने सरकार को ऑपरेशन पोलो शुरू करने के लिए तैयार किया। रिकॉर्ड समय में हमारी सेनाओं ने हैदराबाद को निजाम की तानाशाही से आजाद कराया और उसे भारत का हिस्सा बनाया। पूरे देश ने इस सफलता का उत्सव मनाया। मेरे प्यारे देशवासियों, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां आपको भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। और ये प्रभाव केवल दुनिया के बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि
इसे छोटे छोटे शहरों में भी देखा जा सकता है। इटली के एक छोटे से शहर कैंप रोतोंडो में ऐसा ही देखने को मिला है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में वहाँ के स्थानीय मेयर सहित क्षेत्र के अनेक अहम व्यक्ति भी शामिल हुए। कैंप रोतोंडो में रहने वाले भारतीय मूल के लोग महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा लगने से बहुत खुश हैं। महर्षि वाल्मीकि के संदेश हम सभी को बहुत प्रेरित करते हैं। साथियों, इस महीने की शुरुआत में कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। इस आयोजन को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था। सोशल मीडिया पर प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा के वीडियोज खूब शेयर किए गए। साथियों, रामायण और भारतीय संस्कृति के प्रति ये प्रेम अब दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा है। रूस में एक मशहूर स्थान है व्लादिवोस्तोक। बहुत से लोग इसको ऐसी जगह के रूप में जानते हैं जहां सर्दियों में तापमान -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस महीने व्लादिवोस्तोक में एक अनूठी प्रदर्शनी लगी। इसमें रूसी बच्चों द्वारा रामायण की अलग-अलग थीम पर बनाई गई पेंटिंग्स को भी शोकेस किया गया। यहाँ पर एक कंपटीशन का भी आयोजन हुआ। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भारतीय संस्कृति के प्रति बढ़ती जागरूकता देखकर वाकई बहुत प्रसन्नता होती है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार इतना ही। इस समय देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। आने वाले दिनों में